राज्यसभा उपसभापति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार हरिवंश और विपक्ष के उम्मीदवार मनोज झा के बीच मुकाबला है। आज इस पद के लिए चुनाव होना है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को फोन कर हरिवंश के लिए समर्थन मांगा है। बीजेपी और बीजेडी ने अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी किया है। हालांकि बीजेडी ने यह साफ नहीं किया है कि उनका रुख क्या होगा। मेरे और हरिवंश जी के बीच की लड़ाई नहीं है, ये दो प्रस्थापनाओं के बीच एक मैं समझता हूं कि चुनाव करना है लोगों को। आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि विपक्षी दलों ने आरजेडी नेता मनोज झा को राज्यसभा उपसभापति पद के लिए साझा उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस ने कहा कि वो उपसभापति पद को निर्विरोध नहीं जाने देगी। जनता दल यूनाइटेड के सदस्य हरिवंश का कार्यकाल खत्म होने के बाद डिप्टी चेयरमैन का पद खाली हो गया है। आज दिल्ली विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है। यहां पर भी प्रश्नकाल नहीं होगा। कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए सत्र के लिए कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं। मास्क पहनना और सामाजिक दूरी बनाए रखना जरूरी होगा। सूत्रों के मुताबिक सत्र में शामिल होने वाले सभी विधायकों के लिए कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी होगी। कोरोना के मद्देनजर सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए विधानसभा हॉल के भीतर बैठने की व्यवस्था में बदलाव किया गया है। पुरानी व्यवस्था नहीं रहेगी। इससे पहले तो रेलवे को, क्योंकि उसकी जमीन है, उन सब झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए वैकल्पिक जगह की योजना बनानी पड़ेगी, उनको मकान देने पड़ेंगे। बीजेपी का कहना है कि दिल्ली में झुग्गियों को हटाने की कोशिश हो रही है, जबकि दिल्ली में 50,000 मकान तैयार हैं। बीजेपी चाहती है कि इन मकानों में झुग्गी वालों को बसाया जाए। बीजेपी का आरोप है कि केजरीवाल सरकार कोरोना से निपटने में बुरी तरह विफल हुई है। बिजली के बिल और पानी की सप्लाई में आ रही दिक्कतों के अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बुरी हालत का मामला भी विधानसभा में उठाया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन के अनुसार मार्च 2021 तक कोरोना की वैक्सीन आ सकती है, लेकिन इसकी तारीख तय नहीं है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि वैक्सीन सबसे पहले उन्हें दी जाएगी जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। जिन लोगों को सबसे पहले वैक्सीन की जरूरत है, वो हेल्थ केयर वर्कर्स हो सकते हैं, वो बुजुर्ग हो सकते हैं, वो ऐसे लोग हो सकते हैं जिनकी जो इम्यूनिटी कम है, बहुत सारी दूसरी बीमारियों से ग्रसित हैं, या जिनको हम कह सकते हैं वल्नरेबल ग्रुप्स। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन आज शाम 6 बजे देश में कोरोना के हालात और सरकार की तरफ से उठाए गए कदम की जानकारी राज्यसभा में देंगे। सरकार कोविड-19 वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल में पूरी तरह से सावधानी बरत रही है। वैक्सीन को लेकर सुरक्षा, लागत, उत्पादन, समय सीमा जैसे मुद्दों पर भी गंभीरता से चर्चा की जा रही है। अभी दुनिया के कई देशों में कोरोना की वैक्सीन को लेकर ट्रायल चल रहा है। रूस और चीन इसे लेकर दावा भी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी को प्रामाणिक सफलता नहीं मिल पाई है। भारत और चीन के बीच गलवान में हुई झड़प के बाद चीन ने बार बार अपनी तरफ मारे गए सैनिकों की संख्या छिपाई थी, लेकिन अब अमेरिकी अखबार न्यूज़वीक ने अपने आर्टिकल में गलवान में चीन के मारे गए सैनिकों की संख्या बता दी है। 11 सितंबर के इस आर्टिकल के मुताबिक जून में गलवान घाटी में हुई झड़प में चीन के करीब 60 सैनिक मारे गए थे। सबसे बड़ी बात यह कि इस करारी हार के चलते चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत के खिलाफ अपनी आक्रामकता जारी रखना चाहते हैं। शी जिनपिंग सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के अध्यक्ष भी हैं और पीएलए के लीडर भी। न्यूज़वीक की रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि भारत की सेना अब बोल्ड एंड बेटर है और दुश्मन उसके इस बदले हुए रूप को देखकर चौंका हुआ है। 15 जून यानी गलवान के बाद भारतीय सेना कई बार चीन को अलग अलग मोर्चे पर धूल चटा चुकी है। साउथ पैंगोंग और नॉर्थ पैंगोंग पर भारतीय सेना की हालिया बढ़त चीन के राष्ट्रपति को भारत की सेना की तरफ से एक और करारा जवाब है। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए दिल्ली के छतरपुर स्थित आईटीबीपी कोविड सेंटर चर्चा में है। 10,000 बेड वाले देश के सबसे बड़े इस कोविड केयर सेंटर में मरीजों की खास तरीके से देखभाल की जा रही है। इस सेंटर में भर्ती होने वाले सभी मरीजों को दवाइयों के साथ साथ योग की क्लास भी दी जा रही है ताकि उन्हें जल्द से जल्द स्वस्थ किया जा सके। फिलहाल इस सेंटर में 2 सेगमेंट है, कोविड केयर सेंटर और डेडिकेटेड कोविड हेल्थ केयर वार्ड। यहाँ कोविड के गंभीर मरीजों की देखभाल विशेष तरीके से की जा रही है। मरीजों को योग सेशन और हॉलिस्टिक थेरेपी दी जाती है। रोगियों के मेंटल हेल्थ के लिए आईटीबीपी के मनोवैज्ञानिक रोजाना सेशन करते हैं। गृह मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार इसे काफी कम वक्त में ही तैयार कर लिया गया था, जहां आईटीबीपी के जवान गरीब और जरूरतमंद लोगों को बेहतरीन चिकित्सा देते हैं।
इस सेंटर से करीब 2450 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। नेपाल के सिंधुपाल चौक में हुए भूस्खलन से मौत की संख्या 11 हो चुकी है। इनमें 7 महिलाएं भी शामिल हैं। आशंका है कि अभी कई और लोग मलबे में दबे हो सकते हैं। हालात को देखते हुए नेपाल की सेना मौके पर पहुंच चुकी है। राहत और बचाव कार्य चलाया जा रहा है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक कई मकान भूस्खलन के बाद बर्बाद हो चुके हैं। अभी नुकसान का पूरा आकलन नहीं हो पाया है। इलाके में हो रही बारिश की वजह से राहत कार्य में बाधा पहुंची है। नेपाल में इस साल करीब 300 लोगों की भूस्खलन से मौत हो चुकी है, जबकि 150 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। करीब 125 लोगों के लापता होने की आशंका है। नेपाल में जून से लेकर सितंबर के आखिर तक भूस्खलन जारी रहता है। इजराइल की राजधानी यरूशलेम में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के आवास के बाहर प्रदर्शन आम हो गया है। लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री इस्तीफा दें, वो कोरोना वायरस से निपट पाने में नाकाम है। जवाब में इजराइल की सरकार ने 3 हफ्ते के कंप्लीट लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। ये लॉकडाउन 18 सितंबर से शुरू होगा। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देख इजराइल ने एक बार फिर फुल लॉकडाउन का फैसला किया है, जो 18 सितंबर से शुरू होगा। इजराइल में सभी स्कूल और किंडरगार्टन 16 सितंबर से ही बंद हो जाएंगे। जरूरी सामानों को छोड़कर सभी दुकानों को बंद कर दिया जाएगा। लोगों से कहा गया है कि वो घर से ही काम करें। स्थानीय मीडिया के मुताबिक इजराइल के एक मंत्री ने प्रस्तावित लॉकडाउन के विरोध में इस्तीफा दे दिया है। इजराइल में इस महामारी के अब तक 1.5 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 1100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। खास बात यह है कि देश की आबादी सिर्फ 90 लाख है। कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग भयावह होती जा रही है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जंगल में लगी आग का जायजा लेने कैलिफोर्निया और ओरेगन के दौरों पर जल्द जाएंगे। जंगलों में लगी आग अब रिहायशी इलाकों की तरफ और तेजी से बढ़ रही है। अब तक इस आग के चलते 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग लापता हैं। लगभग 2426 किलोमीटर जंगल आग से खाक हो चुके हैं। अभी इन इलाकों में आग पूरी तरह से कब तक बुझ पाएगी, ये कह पाना हर किसी के लिए मुश्किल है। दमकल विभाग का कहना है कि उन्होंने आग को कभी भी इतनी तेजी से फैलते नहीं देखा। आग 24 किलोमीटर प्रतिदिन की रफ्तार से फैल रही है। इससे इतर लेबनान के बेरूत में पोर्ट पर 1 महीने बाद फिर भीषण आग देखने को मिली है। किसी के हताहत होने की खबर तो नहीं है, लेकिन 2 दिन पहले भी बंदरगाह पर आग लगी थी और बीते 1 महीने में ऐसी कई तस्वीरें सामने निकल कर आई है।